दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ओबेइंग द रूल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? OBEY, ओबे का मतलब होता है किसी की बात मानना, आज्ञा का पालन करना, नियमों को मानना, उसे ओबे कहा जाता है। तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। ओबे का मतलब बात मानना या फिर आज्ञा का पालन करना, और रूल्स का मतलब होता है नियम। ओबेइंग द रूल्स क्या मतलब हुआ? नियमों का पालन करना। तो दोस्तों, ये आज की या कह सकते हैं नियमों का पालन। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। ऑन द फ्रंट गेट ऑफ अ टेम्पल देयर वॉज अ साइन विच रीड रिमूव योर स्लीपर्स एंड शूज़ बिफोर एंट्रिंग द टेम्पल। तो उसका क्या मतलब हुआ? ऑन द फ्रंट गेट ऑफ ए टेम्पल। फ्रंट का मतलब होता है सामने का, सामने वाला। ऑन द फ्रंट गेट ऑफ ए टेम्पल, एक मंदिर के सामने के दरवाजे पर देयर वॉज ए साइन विच रीड रिमूव योर स्लीपर्स। तो क्या अर्थ हुआ कि मंदिर के सामने के गेट पर एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था रिमूव योर स्लीपर्स, अपनी चप्पलें उतारें, एंड शूज़, अपनी चप्पलें और जूते उतारें, बिफोर एंट्रिंग द टेम्पल, मंदिर में प्रवेश करने से पहले। और दोस्तों, यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जहाँ पर हम किसी को किसी भी तरह का आदेश देते हैं, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है, और इन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और इस तरह के वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो वहाँ उसकी शुरुआत वर्ब से की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस तरह के वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑन द फ्रंट गेट ऑफ अ टेम्पल देयर वॉज ए साइन विच रीड रिमूव योर स्लीपर्स एंड शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। मतलब क्या हुआ कि मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक बोर्ड था जिस पर लिखा था कि अपने चप्पलें और जूते उतारें बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। मतलब क्या हुआ कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और चप्पल उतारें। और दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जब हम इस तरह के शब्दों का यूज़ करेंगे आफ्टर, बिफोर या विदाउट, तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और एंटर का मतलब है प्रवेश करना। चलिए आगे देखिए। A guard had also been appointed there। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, APPOINT, अपॉइंट। दोस्तों, अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, किसी को काम पर रखना। और इसका जो नाउन है वो है अपॉइंटमेंट, जिसका मतलब होता है नियुक्ति। फिलहाल इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, नियुक्त, अपॉइंट का मतलब किसी व्यक्ति को काम पर रखना या फिर नियुक्त करना, और जो थर्ड फॉर्म है अपॉइंटेड। और ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? A guard had also been appointed there, मतलब एक
सुरक्षा कर्मी कह सकते हैं, एक चौकीदार को भी वहाँ पर नियुक्त किया गया था। वन डे द गार्ड सॉ आ मैन एंटरिंग द टेम्पल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, और ये सेकंड फॉर्म है। और उसके अलावा दोस्तों जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो शायद आप में से कई लोग इसको सा पढ़ते होंगे, तो यदि आप इसे सा पढ़ते हैं तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आप इसे सॉ पढ़ें। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, द गार्ड मतलब कि चौकीदार ने, सॉ देखा, अ मैन एक आदमी को देखा, एंटरिंग मतलब प्रवेश करते हुए, द टेम्पल मंदिर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन डे द गार्ड सॉ अ मैन एंटरिंग द टेम्पल। एक दिन चौकीदार ने एक आदमी को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा। आगे देखिए, ही आस्क्ड हिम वेयर आर योर शूज़। क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड हिम। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। AS के आस्क मतलब होता है पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। ही आस्क्ड हिम, हिम मतलब उससे, ही आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, वेयर आर योर शूज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, SHOE शू का मतलब है जूता, और जो प्लूरल है शूज़। तो आमतौर पर जब हम जूते के बारे में बात करते हैं तो जूता जो है जूता है चप्पल पेयर में होता है, और इसी कारण इनको शूज़ कहा जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, वेयर आर योर शूज़ आपके जूते कहाँ हैं? आई डोंट वेयर शूज़ रिप्लाइड द मैन। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। रिप्लाइड द मैन आदमी ने जवाब दिया, आई डोंट वेयर शूज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये आई डोंट वेयर शूज़ का मतलब हुआ मैं जूते नहीं पहनता हूँ, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या है। दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये जो है टेंस है, काफ़ी ज़्यादा जब हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन वगैरह करते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आएँ, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। वह दौड़ता है, हम खेलते हैं, मैं कार चलाता हूँ, वह पार्क जाता है, राजू मुझे पढ़ाता है, मैं उसे जानता हूँ। इस तरह के जो भी वाक्य हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा जैसा यहाँ पर किया गया है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों जब आप डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करें तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, इनके साथ आपको हमेशा ही डू नॉट का यूज़ करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तो इनके साथ आपको हमेशा ही डू नॉट का यूज़ करना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको डज नॉट का यूज़ करना है। और जब आप डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है जैसा यहाँ पर किया गया है। आप इसे नोट कर लीजिए, WEAR, वियर। वियर का मतलब होता है पहनना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? रिप्लाइड द मैन आदमी ने जवाब दिया, आई डोंट वेयर शूज़ मैं जूते नहीं पहनता हूँ।
देन यू कांट गो इनसाइड। दोस्तों कांट का मतलब है यहाँ पर कैन नॉट, तो इसको शॉर्ट में कांट लिख सकते हैं या फिर हम इसको कांट बोल सकते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कैन नॉट। तो क्या अर्थ हुआ, सेट द गार्ड मतलब कि चौकीदार ने कहा, सुरक्षाकर्मी ने कहा, उसने क्या कहा, देन फिर यू कैन नॉट गो इनसाइड। कैन का मतलब था सकना, सकना वाले में कैन लगाते हैं, तो उन्होंने जो गार्ड था उसने क्या कहा, देन यू कांट गो इनसाइड, फिर आप अंदर नहीं जा सकते, इनसाइड मतलब अंदर। वाई क्यों, आस्क्ड द मैन, आस्क मतलब पूछना, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। वाई आस्क्ड द मैन, आदमी ने पूछा क्यों। डिड नॉट यू, डिडंट यू रीड द साइन, और दोस्तों ये जो है डिड नॉट भी इसको आप पढ़ सकते हैं या फिर डिड नॉट, और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर एक प्रश्न पूछा जाए उसके साथ में नहीं भी हो, मतलब उसमें नकारात्मक भी हो, तो इस तरह के वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसके दो तरीके हैं बनाने के, या तो आप इसको आप जो डिड नॉट है उसको आप इकट्ठा लिख सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर जो दूसरा तरीका है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसी वाक्य के बारे में बात करें, जैसे लिखा है डिडंट यू रीड द साइन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिड यू नॉट रीड द साइन। तो दोनों ही तरीके से ये ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, वाई आस्क्ड द मैन, आदमी ने पूछा, डिडंट यू रीड द साइन, जब उस आदमी ने उस चौकीदार से पूछा तो उसने क्या कहा, डिड नॉट यू रीड द साइन, क्या आपने साइन बोर्ड को, मतलब जो बोर्ड है, साइन का मतलब होता है जो साइन बोर्ड जहाँ पर कुछ नोटिस वगैरह लिखे होते हैं उसको साइन कहा जाता है। डिड नॉट यू रीड द साइन, क्या आपने साइन बोर्ड को नहीं पढ़ा, क्या आपने उस साइन को नहीं पढ़ा, साइन बोर्ड को नहीं पढ़ा। इट सेज, वो कहता है, दैट कि यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल, मतलब क्या हुआ कि उसका कहना है, वह कहता है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते विदाउट रिमूविंग योर शूज़ और स्लीपर्स, बिना अपने जूते या चप्पल उतारे हुए। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी, जब हम बिफोर आफ्टर या विदाउट का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ विदाउट है उसके बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने पूछा कि क्या आपने, चौकीदार ने क्या पूछा, क्या आपने साइन बोर्ड को नहीं पढ़ा। इट सेज, उसमें लिखा है दैट यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल विदाउट रिमूविंग योर शूज़ और स्लीपर्स, कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते बिना जूते या फिर चप्पलों को उतारे हुए। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आप समझ ही आ गई होगी कि ये जो यहाँ पर जो चौकीदार खड़े थे उन्होंने उस बात को बिल्कुल ही लिटरली मीनिंग में लिया कि वहाँ पर मंदिर के बाहर ये बोर्ड था कि आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल उतारें। तो जो गार्ड थे या जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया, और जो व्यक्ति जो वहाँ पर आया और उसने ये बताया कि मैं जूते नहीं पहनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ये आप क्या आपने बोर्ड को नहीं देखा, वहाँ ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर आपको जूते या चप्पल उतारने के बाद ही आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने तो जूते नहीं पहने हुए थे, तो रूल के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को वो अंदर नहीं जा सका। तो दोस्तों ये छोटी सी एक फ़नी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। एंड गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स, योर वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज यू नो योर फीडबैक, योर सजेशंस आर मोस्ट important for me, because your suggestions are and feedback help us to improve the quality of our content. So whenever you have any type of suggestion, do not hesitate, feel free to write your suggestions and feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.